Good morning. Myself Kirti Rani from गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरवाला। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ट्रेड एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक्सटेंड्स फैलाव, बियॉन्ड परे, भौगोलिक ज्योग्राफिकल भौगोलिक, बाउंड्री सीमा। मीन्स किसी देश की भौगोलिक सीमा के परे जो बिजनेस फैला होता है वो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। एक देश की सीमा से बाहर जो व्यापार किया जाता है वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। इसे एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार भी कहते हैं। The business activity taking place between two or more countries. इंटरनेशनल बिजनेस में जो बिजनेस होता है, व्यापारिक क्रियाएं होती हैं, वो दो या दो से अधिक देशों के बीच में होती हैं। ड्यू टू ऑड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, countries are dependent on each other for goods and services. हाँ जी, इंटरनेशनल व्यापार की क्या जरूरत है, क्यों किया जाता है? एक देश दूसरे देश से गुड्स और सर्विसेज क्यों हायर करते हैं, क्यों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं? उसका कारण क्या है कि हर एक देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वो बराबर नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का जो बंटवारा है वो विषम है, अलग अलग है। किसी देश में कोई प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है तो किसी दूसरे देश में दूसरा। इसी कारण से वहां पे जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो भी डिफरेंट है। जैसे आम जिंदगी में हम देखें कि एक अकेला व्यक्ति अपनी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, उसे दूसरे लोगों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। उसी तरीके से एक अकेला देश भी अपनी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, उसे भी दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड में बी इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। नंबर 1 इंपोर्ट ट्रेड, नंबर 2 एक्सपोर्ट ट्रेड और नंबर 3 है एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक, इंपोर्ट ट्रेड आयात व्यापार। आयात व्यापार क्या होता है? बाइंग प्रोडक्ट्स बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम ईरान। हाँ जी, बाइंग प्रोडक्ट्स बाय वन कंट्री, किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश से प्रोडक्ट परचेज करना, बाय करना। ये ध्यान रखिए कि जो कंट्री प्रोडक्ट परचेज कर रही है वो, उसके लिए ये बनेगा आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। ठीक, यहां अगर हम वन कंट्री इंडिया को मान लें, जो वन कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो हम इंडिया को अगर एज्यूम करें, तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्रूड ऑयल इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम ईरान। क्रूड ऑयल कौन इंपोर्ट करता है? इंडिया। ठीक, कहां से? ईरान से। तो इंडिया के लिए क्रूड ऑयल बाय करना उसका इंपोर्ट बिजनेस है। ठीक, ऐसे ही एक्सपोर्ट ट्रेड सेकंड है इंटरनेशनल ट्रेड की फॉर्म, एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार क्या है? सेलिंग प्रोडक्ट्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। किसी एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री को प्रोडक्ट सेल करना निर्यात व्यापार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में फिर से वन कंट्री हम इंडिया को अगर एज्यूम करते हैं, तो इंडिया से जूट एंड स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए जाते हैं अदर कंट्री को। तो क्योंकि इंडिया अदर कंट्रीज को सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट ट्रेड। थर्ड है एंट्रीपोर्ट ट्रेड, पुनः निर्यात व्यापार। देखिए नाम से पता चल रहा है पुनः निर्यात, इसमें 2 बार निर्यात होगा। ठीक, तो इसमें एंट्रीपोर्ट ट्रेड किस कंट्री के लिए होगा? जो कंट्री इंपोर्ट करेगी किसी एक कंट्री से और किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री एंड
एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स टू सम अदर कंट्री। जब किसी एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, मंगवाए जाते हैं, बाय किए जाते हैं और फिर उसे अपने कंट्री में कंज्यूम करने की बजाय उसे एज इट इज किसी दूसरी कंट्री को सेल कर दिया जाता है। एक कंट्री से गुड्स परचेज किए और उसे फिर किसी दूसरी कंट्री को सेल कर दिया, तो उस कंट्री के लिए ये बिजनेस क्या कहलाएगा? एंट्री पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें ए, बी, सी, 3 कंट्री हैं। ए ने गुड्स इंपोर्ट की, बी ने गुड्स इंपोर्ट की ए से, मतलब बी ने परचेज की ए से, ए का वो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक। बी ने क्या किया? सी को सेल कर दी, ये बी का एक्सपोर्ट हो गया। तो देखो 2 बार एक्सपोर्ट हुआ, इसलिए इसे पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं, पहली बात। और बी ने ए से परचेज करके बी को सेल किया, इसलिए बी के लिए क्या है? बी के लिए ये एंट्रीपोर्ट ट्रेड है या पुनर्निर्यात व्यापार है। बी के लिए ये रहेगा पुनर्निर्यात व्यापार, क्योंकि उसने 2 तरह की ट्रांजैक्शन की, एक बार मंगवाकर दोबारा सेल किया। अब जो एग्जांपल दिया उसे देखिए। इंडियन कंपनी इंपोर्ट रबर फ्रॉम थाईलैंड एंड एक्सपोर्ट्स इट टू जापान। इंडियन कंपनी क्या कर रही है? थाईलैंड से रबर मंगवा रही है और एक्सपोर्ट कर रही है जापान को। तो इट मीन्स बी क्या है? इंडियन कंपनी, ठीक है। ए थाईलैंड और बी क्या हो गया? जापान। तो यहां से गुड्स आई इंडिया में, इंडिया ने फिर आगे कहां दे दी? जापान में सेल कर दी। तो इसलिए ये इसके लिए एंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसी मीनिंग के बेस पे हम क्या करेंगे? उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ पॉइंट्स हमने वहां पे नोट किए, उन्हीं पॉइंट्सों को हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे इसकी विशेषताओं में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री। बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री का मैंने आपको पहले ही मीनिंग बताया कि ये किसी देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर किया जाता है। जब व्यापार देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स ये इन बिटवीन 2 कंट्रीज होता है, मोर देन 2 कंट्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। जब 2 देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे, एक देश की सीमा से वो बाहर होगा। देन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर कंट्रीज। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर कंट्रीज भी क्लियर है। एक देश की सीमा से बाहर हो रहा है, एक देश खरीद रहा है, दूसरा देश बेच रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा ईरान से, तो 2 कंट्री इन्वॉल्व होगी उसमें, इंडिया एंड ईरान। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल किया था हमने कि रबर इंपोर्ट करता है इंडिया थाईलैंड से और उसे एक्सपोर्ट कर देता है जापान से। वहां कितनी कंट्री होगी? इंडिया, थाईलैंड और जापान, 3 कंट्रीज होगी। तो इट इज क्लियर कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट कोई भी ट्रेड है, आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात, सभी के सभी 2 या 2 से अधिक कंट्रीज में होते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड 2 या 2 से अधिक देशों में किया जाता है। देन है लैंग्वेज डिफरेंस। अब देखिए जब 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियस है हर एक कंट्री की अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी, ठीक। तो हो सकता है जैसे इंडिया ने जापान के साथ किया ट्रेड, तो एक इंडिया में लैंग्वेज हमारी हिंदी है नेशनल लैंग्वेज, वहां की जापानीज है, तो दोनों कंट्रीज की लैंग्वेज में डिफरेंस होता है और कई बार इस कारण से ट्रेड में डिफिकल्टीज भी आती हैं। तो ये जरूरी है कि एक पर्सन जो इंटरनेशनल ट्रेड में, एक कंपनी या एक इंडिविजुअल जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है, उसको दोनों लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। देन है हाई रिस्क। हाई रिस्क कैसे? देखिए जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड सेल करते हैं, देखिए कितना ज्यादा डिस्टेंस है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इतनी दूर तक माल को भेजने में रिस्क ज्यादा होता है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। और मोर ओवर ये जो बिजनेस है, ये जो ट्रेड है, ये ज्यादातर वाटरवेज से किया जाता है। शिप के थ्रू गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में
इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहां रिस्क ज्यादा हो जाता है, तूफान आ जाए, शिप डूब जाए, तो इस केस में रिस्क जो होता है काफी हाई होता है, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में। देन है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी हस्तक्षेप क्या? सरकारी हस्तक्षेप का मतलब है कि देखिए दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, तो दोनों देशों की जो सरकार है वो इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, क्योंकि किसी भी कंट्री का आयात अगर निर्यात से इंक्रीज हो जाता है तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो जाता है, जो कि उसकी इकोनॉमी पर बैड इफेक्ट डाल सकता है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हमेशा कंट्रोल रखती हैं, कोटा फिक्स करती रहती हैं, कस्टम ड्यूटीज वगैरह चार्ज करती रहती हैं, तो डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड फॉर्म करती हैं। तो दोनों ही गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट का। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा में भुगतान। हाँ जी, एक विशेषता ये भी है, यहाँ पे जो पेमेंट होती है वो विदेशी मुद्रा में होती है। मीन्स जो कंट्री आपके साथ डीलिंग कर रही है तो उस कंट्री की करेंसी में आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक, तो ये सभी थी विशेषताएं। इन विशेषताओं से ही रिलेटेड है हमारी इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेज। क्या लाभ है, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड किसी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा होता है एक कंट्री को? सिर्फ कंट्री को ही फायदा नहीं होता, फर्म को भी इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा होता है। तो इसलिए हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है इंपॉर्टेंस टू नेशन, सेकंड है इंपॉर्टेंस टू फर्म। इंपॉर्टेंस टू नेशन, राष्ट्र को लाभ, पहले हम राष्ट्र के लिए लाभ पढ़ेंगे फिर फर्मों के लिए। ठीक, तो राष्ट्र के लिए क्या लाभ है? किसी देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने से क्या लाभ होता है? सबसे पहला अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम गुड्स सेल करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो वो कंट्री हमें किस में पेमेंट करेगी? फॉरेन करेंसी में। और आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा हुआ है कंसेप्ट कि जिस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होता है उस कंट्री की करेंसी स्ट्रोंग हो जाती है। तो हमें किसी भी कंट्री को ये बेनिफिट है कि उसका फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज जितना इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट जितना इंक्रीज होगा, उससे उस कंट्री को बेनिफिट होगा। देन है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स, मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेड का एक रीजन ही यही है कि सभी कंट्री अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को इंडिविजुअली कंप्लीट नहीं कर सकती, वो दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड रहती हैं, कुछ गुड्स के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो उन दूसरी कंट्री जो है वो उसके पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले तो अरब कंट्रीज में आपको मालूम है ऑयल काफी ज्यादा है, अबंडेंट है। तो क्या है कि जिस कंट्री में जिस तरह के रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है, और अपनी कंट्री की डिमांड को पूरा करने के बाद जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो किसी दूसरी कंट्री की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें सेल कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है। तो इससे बेनिफिट हो जाता है कि जिस कंट्री के पास रिच रिसोर्सेज हैं जिस भी टाइप के, उस तरह के प्रोडक्ट को वो फॉरेन में सेल कर सकती है। इससे उसके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। इंप्रूविंग ग्रोथ। इंप्रूविंग ग्रोथ कैसे? जैसे जब कंट्रीज क्या करती हैं, एक्सपोर्ट का काम करती हैं, तो मैंने अभी बताया कि ये ज्यादातर वाटरवेज से होता है। वाटरवेज से होता है तो ऑब्वियस है पोर्ट की जरूरत होती है, बंदरगाहें बनानी पड़ती हैं, तो उनके आसपास वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनबिल्ड करना पड़ता है। उसके बाद उनके आसपास के सड़कें वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर इनबिल्ड करना पड़ता है ताकि इजीली कंट्री के किसी भी पार्ट से गुड्स को वहां तक पहुंचाया जा सके और वहां से फिर आगे वो एक्सपोर्ट किया जा सके। सेकेंडली, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होगा तो ऑब्वियस है दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आएंगे, उसके लिए भी हमें एयरवेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे, एयरपोर्ट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। तो
इससे क्या होता है, इससे ग्रोथ होती है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ होती है। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, देखिए अपनी देश में बने हुए प्रोडक्ट्स को तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से प्रोडक्ट जो किसी दूसरी कंट्री में बन रहे हैं लेकिन हम उन्हें नहीं परचेज कर पाते, कंज्यूम कर पाते, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ना होता। इंटरनेशनल ट्रेड होने के कारण, इंटरनेशनल ट्रेड से ही ये पॉसिबल है कि हम दूसरी कंट्रीज के भी जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं वो यूज करते हैं, तो इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इंप्रूव। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे। इंपोर्टेंस टू द नेशन, इसमें हमने पढ़ा कि फॉरेन करेंसी में अर्निंग होती है, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज होता है, ग्रोथ इंप्रूव होती है नेशन की, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस टू फर्म, फर्मों को लाभ। इंपोर्टेंस टू फर्म में सबसे पहले है, हाई रिस्क नहीं, हाई प्रॉफिट आना चाहिए, हायर प्रॉफिट। हाँ जी, हायर प्रॉफिट कैसे, देखिए एक फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है, जिस कंट्री में वो प्रोडक्शन कर रही है वो कंट्री उस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज में रिच होगी, उसके कारण वहां उस तरह के प्रोडक्ट बहुत बनते होंगे, वो वहां पर कंपटीशन होगा तो उसके कारण प्राइस लो होंगे। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट ऐसी कंट्रीज में बेचा जाए जहां पर उसकी डिमांड है और प्रोडक्शन कम है या ना के बराबर है, तो उस केस में उसके हाई प्राइसेस मिल जाएंगे। ऐसा करने से फर्म में क्या कर सकती है, हायर प्रॉफिट अर्न कर सकती है। देन है प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ। प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ में क्या है, अभी हमने कंट्री की ग्रोथ देखी थी कि पोर्ट्स बिल्ड किए जाएंगे, एयरवेज बिल्ड किया जाएगा, एयरपोर्ट वगैरह बनाए जाएंगे, तो उस केस में कंट्री की ग्रोथ हो रही थी, उसे फॉरेन एक्सचेंज भी मिल रही थी, ठीक है। प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ फर्म के लिए कैसे है, देखिए फर्म का जो प्रोडक्ट है वो एक तो नेशनल बाउंड्रीज में सेल हो रहा है, एक वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में सेल हो रहा है, कई देशों के लोग उसे जान रहे हैं, ठीक है, वहां से भी डिमांड आनी शुरू हो जाती है तो वो और हाई लेवल पे प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक, उससे जो फर्म की ग्रोथ है वो होती है, ग्रोथ के चांसेस हो जाते हैं। फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे, देखिए यहाँ पे एक बात बताऊं, जैसे सपोज कर लीजिए एक फर्म है, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, उसके पास अच्छी बड़ी बिल्डिंग है, मशीनरीज वगैरह लगाई हुई हैं, तो उस फर्म की कैपेसिटी है वो 10 लाख यूनिट, 10 लाख प्रोडक्ट या यूनिट्स कह लो, यूनिट्स 1 मंथ में प्रोड्यूस कर सकती है। बट उसकी होम कंट्री में, जिस कंट्री में वो एग्जिस्ट करती है, फर्म एस्टेब्लिश है, वहां पर जस्ट 8 लाख यूनिट्स की सेल हो पाती है मंथ में, ठीक है। तो ऑब्वियस है फर्म 8 लाख से ज्यादा तो प्रोड्यूस करेगी नहीं, बाकी तो उसकी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो फॉरेन मार्केट में वही प्रोडक्ट सेल करने लग जाए, वहां से भी डिमांड क्रिएट हो जाए, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, वो फर्म कंप्लीट 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। मीन्स जो उसकी रिसोर्सेज, जो उसकी मशीन वेस्ट पड़ी थी, मतलब प्रोडक्शन थोड़े टाइम के लिए 8 लाख यूनिट के बाद वो नहीं कर पाती थी, वो जो कैपेसिटी उसकी वेस्ट हो रही थी वो सारी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी, और वो एक्स्ट्रा 2 लाख की जो यूनिट्स की डिमांड क्रिएट कर पा रही है फॉरेन मार्केट से, उसके कारण वो 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज कर सकेगी, पूरी क्षमता से यूज होगा उसका, ठीक। देन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े पैमाने की बचतें। बड़े पैमाने की बचतें अभी यहीं से क्लियर हो जाता है, देखिए 8 लाख यूनिट के लिए वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, प्रोडक्शन करेगी, उसके कंपेयर में अगर वो 10 लाख यूनिट के लिए रॉ मटेरियल परचेज करती है, ज्यादा बल्क में परचेज करती है, तो उसे डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, ठीक है, सभी चीजों में उसे बेनिफिट मिल जाता है, उसकी कॉस्ट जो है कम हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े पैमाने की बचतें उसे मिल जाती हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, इससे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के कारण, फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करने के कारण फर्मों को बेनिफिट हो जाता है। एंट्रीज इन न्यू मार्केट, हाँ जी,
फर्मों को नई मार्केट में एंट्रीज मिल जाती है। नई मार्केट में एंट्री करने से उन्हें क्या बेनिफिट होता है, न्यू आइडियाज मिल जाते हैं, वहाँ के कल्चर का पता चलता है, वहाँ के लोगों के टेस्ट का पता चलता है, तो वो अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं या कोई नया प्रोडक्ट बिल्ड कर सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं। तो इससे क्या है, एक नई मार्केट में एंट्री करने से फर्म की ग्रोथ भी होती है और फर्म को बेनिफिट भी होता है। तो ये है फर्म के लिए लाभ। तो हमने किया इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस, इसमें हमने फर्म और नेशन दोनों के लिए लाभ, इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स पढ़े। ठीक, अब जिस भी चीज की इंपॉर्टेंस होती है उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती है, मेरिट है तो डिमेरिट भी होगी, ठीक है ना। तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, वो क्या है, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में फर्म्स क्या करती हैं, अपने कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज करना शुरू कर देती हैं। ठीक, तो उससे नेशन को लॉस होता है। इसके बाद है डंपिंग ऑफ गुड्स। डंपिंग ऑफ गुड्स, डंपिंग ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डंपिंग का मीनिंग आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ होगा कि जब एक कंट्री में प्रोडक्शन उसकी कंट्री में होने वाली डिमांड से एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो अपनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को, एक्सेस जो सप्लाई है उसको किसी दूसरी कंट्री में कम कॉस्ट पर भी सेल कर देते हैं। ठीक है, तो डंपिंग से हमें क्या नुकसान होता है कि जिस कंट्री में इस तरह के प्रोडक्ट लेस कॉस्ट पे सेल किए जा रहे हैं, उस कंट्री की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, उन्हें काफी लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि वो कंपटीशन में compete नहीं कर पाते। कंपटीशन में compete ना करने के कारण वो बंद हो जाती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे चाइना प्रोडक्ट है। हमारे इंडिया में भी चाइना यही करता है, अपने डंप प्रोडक्ट जो है, जो एक्सेस सप्लाई है उसके पास जिन प्रोडक्ट्स की, जैसे प्लास्टिक के टॉयज हो गए, आजकल दिवाली में भी आप लड़ियां वगैरह देखते हैं, तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी कंट्री में सेल करता है। इनके प्राइस बेशक कम होते हैं पर ये ड्यूरेबल नहीं होते, लॉन्ग टर्म तक चलने वाले नहीं होते हैं, जल्दी ही खराब हो जाते हैं। एक बार तो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन ये कस्टमर का विश्वास नहीं जीत पाते, फिर भी अच्छी सेल गेन करते हैं और डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। देन है रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, वही डंपिंग के कारण ऐसा होता है कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो लेस कॉस्ट पे भी प्रोडक्शन कर लेते हैं, और वो जब दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, वहां की डोमेस्टिक इकोनॉमीज में अगर कॉस्ट हाई है तो वो इन कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ compete नहीं कर पाती, और उसके कारण डोमेस्टिक इकोनॉमीज की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द वीक इकोनॉमी। वीक इकोनॉमी में हम डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को ले सकते हैं। ठीक है, विकासशील और विकासशील कंट्रीज पे बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ने का यही कारण है कि वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, वो कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाती। इतनी लो कॉस्ट पे, वहाँ टेक्नोलॉजी हाई नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव्ड नहीं है, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाती और धीरे धीरे वो बंद ही हो जाती है। तो वीक इकोनॉमीज को इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में बाधक तत्व क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है लैंग्वेज डिफरेंस। दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में व्यापार हो रहा है, दोनों कंट्रीज की लैंग्वेज अलग है। जब तक एक बिजनेसमैन को, एक ट्रेडर को, एक फर्म को मैनेज करने वाले जो भी पर्सन हैं, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन दोनों को दोनों ही लैंग्वेज की कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, तब तक अच्छे से ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन है हाई रिस्क। हाई रिस्क भी पहले ही बता दिया मैंने आपको। हाई रिस्क कैसे? क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। दूसरा जो ट्रेडिंग है वो ज्यादातर कहाँ से, वाटर बेस से होती है, तो जल मार्ग के होने के कारण शिप से माल भेजा जाता है, रास्ते में तूफान आ जाए, कोई भी कारण हो जाए, शिप डूब जाए,
तो उससे काफी ज्यादा नुकसान बियर करना पड़ता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल क्या, दोनों तरफ की गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं विशेषताओं में, ठीक है। गवर्नमेंट का हमेशा कंट्रोल रहता है, हार्डशिप रहता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि उनकी कंट्री का इंपोर्ट इंक्रीज हो जाए। इंपोर्ट इंक्रीज होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो कंट्रोल में रखा जाता है इसे। डिफिकल्टीज इन पेमेंट्स, हाँ जी, क्योंकि दोनों देशों की करेंसी क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट करेंसी होने के कारण पेमेंट में दिक्कत आती है, ठीक। वो आपकी अपनी करेंसी में पेमेंट करेंगे, फिर उसको आपको आरबीआई से चेंज कराना पड़ेगा, फिर जाके आप यूज कर सकते हैं उस पैसे को। तो इस तरीके से काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है और प्रॉब्लम्स आती है। देन है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, जब एक कंट्री से गुड्स दूसरी कंट्री में जाती हैं, तो जिस कंट्री में जा रही हैं, पहुंच रही हैं, वहां की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहां की गवर्नमेंट उस पे आयात शुल्क लगा देती है, कस्टम ड्यूटी लगा देती है। कस्टम ड्यूटी अलग अलग परसेंटेज से अलग अलग देशों में लगाई जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है गुड्स के प्राइस बढ़ने के कारण फॉरेन मार्केट में वो फिर कंपटीशन से आउट हो जाती है। तो इस कारण से इंटरनेशनल ट्रेड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की भी प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंटेशन भी काफी ज्यादा है ना। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ते हैं, कंप्लीट करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद लाइसेंस भी लेना पड़ता है, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड को करने। हाँ जी, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड ऑलरेडी पिछली यूनिट आप कर चुके हैं, ठीक। चैप्टर 24 10th यूनिट थी आपकी, ठीक है। 22, 23, 24 चैप्टर आप इंटरनल ट्रेड का कर चुके हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड में अब क्या डिफरेंस है वो बता रहे हैं हम। सबसे फर्स्ट है नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, क्रेता और विक्रेता की राष्ट्रीयता। क्रेता और विक्रेता की राष्ट्रीयता में क्या डिफरेंस आएगा, इंटरनल ट्रेड जो हम करते हैं उसमें बायर और सेलर दोनों ही एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, बायर भी और सेलर भी सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनकी नेशनलिटी क्या है, सेम है। और इंटरनेशनल ट्रेड में बायर सेलर अलग अलग कंट्री से हैं, तो उनकी नेशनलिटी भी डिफरेंट होगी। देन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, जब बायर और सेलर जो इंटरनल ट्रेड है उसमें क्या है कि गुड्स एक ही कंट्री की बाउंड्रीज में सेल की जा रही हैं। जब वो एक ही कंट्री की बाउंड्री में सेल की जाती हैं, तो लगभग एक कंट्री में जो बिजनेस करने का सिस्टम है, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, वो सिमिलर होती हैं, ठीक। बट जब ये डिफरेंट कंट्री में हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट रहती है बिजनेस प्रैक्टिसेस। इंडिया में कुछ और होंगी, यूएसए में कुछ और होंगी, जापान में कुछ और होंगी, तो बिजनेस प्रैक्टिसेस भी कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। देन है करेंसी यूज्ड। करेंसी यूज्ड, इंटरनल ट्रेड में करेंसी सेम रहेगी, एक ही देश की विद इन अ कंट्री हो रहा है बिजनेस, तो ऑब्वियस है वहां पे करेंसी सेम होगी, करेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इंडिया है, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में देखिए, आप चाहे महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे गुजरात में चले जाइए, चाहे हरियाणा में आ जाइए, राजस्थान में चले जाइए, कहीं भी जाएं, हर जगह क्या है, हमारी करेंसी रुपया है, ठीक है। और जबकि इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो दो कंट्री इन्वॉल्व है, दोनों कंट्री की करेंसी डिफरेंट हो सकती है, ठीक। तो यहाँ सेम करेंसी रहेगी, यहाँ डिफरेंट। नेचर ऑफ कस्टमर्स, अब इंडिया के जो कस्टमर्स हैं, इंडिया का जो कल्चर है, मोर ओवर डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट है नो डाउट, लेकिन फिर भी वहां के लोगों का रहन सहन, टेस्ट, कल्चर फिर भी कहीं हद तक सिमिलर मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में दो कंट्रीज का अगर कल्चर और टेस्ट देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें, इनकम लेवल देखें, तो वो डिफरेंट है, काफी ज्यादा डिफरेंट है, हेट्रोजीनियस है, ठीक। नेक्स्ट है
नेशनलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स। नेशनलिटी ऑफ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? हमारे बिजनेस में जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। उन सबकी नेशनलिटी क्या होगी? सेम, क्योंकि वो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं इन केस ऑफ इंटरनल ट्रेड, और डिफरेंट होगी इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्टेक होल्डर भी दो कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए वहां पे नेशनलिटी क्या होगी? डिफरेंट। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग, उसकी विशेषताएं, उसकी इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफरेंस। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।